Hello students, today we are going to continue the second lecture of chapter number 5, Laws of Motion. In lecture 1 we discussed different concept of motion, force, momentum and different laws of Newton's about the motions. Now in this lecture 2 we discuss a different portion of chapter number 5. Let's start with the first topic, in which the name of this topic is laws of conservation of momentum of a system. अभी आप यहाँ पे हेडिंग में देखोगे तो एक वर्ड यूज़ हुआ है सिस्टम. तो अभी हम जो बात कर रहे हैं कि कंजर्वेशन कोई पार्टिकल में नहीं है. जो कंजर्वेशन होगा वो पूरी सिस्टम का कंजर्वेशन होगा. जो भी हम अभी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ सिस्टम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथ में एक डस्टर है, तो डस्टर मतलब कि डस्टर को आपको पूरा सिस्टम समझना है. डस्टर जिससे पूरे जो पार्टिकल्स से बना है, तो वो पार्टिकल्स उसके इनर पोर्शन है, इनर पार्टिकल्स है, और वो इनर पार्टिकल्स से कंप्लीट होके एक सिस्टम डस्टर बनता है. तो आपको सिस्टम समझ के ये पूरी थियरी, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है. नाउ वी नो द न्यूटन सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ. The Newton's second law and Newton's third law of motion lead to an important result about the law of conservation of momentum. Second law of motion, second law of Newton is indicate about the momentum, and the second law and third law of motion leads to important result about the law of conservation of momentum. लेट अस कंसिडर, उसको समझने के लिए अभी हम एक एग्जांपल लेंगे. द एग्जांपल अबाउट द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल लेंगे. तो एक राइफल में से बुलेट फायर होगी, उसको एक सिस्टम हमको पहले तो समझना है. जो सिस्टम में क्या होगा, एक फुल राइफल फील्ड, बुलेट फील्ड राइफल को आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिस्टम समझना है. उसमें कंपोनेंट क्या है, उसके पार्टिकल्स आप समझो कि बॉडी वन क्या है. राइफल इज, लेट्स टेक अ बॉडी ए एंड बुलेट्स टेक अ बॉडी बी. बॉडी ए और बॉडी बी को मिला के पूरी सिस्टम मतलब कि बनेगी आपकी राइफल. एज द बुलेट फायर फ्रॉम द राइफल मूव्स फॉरवर्ड एंड द राइफल इज पुश्ड बैकवर्ड. जब भी आप बुलेट फायर होगी ओके राइफल से, तो आप जानते हो कि जो बुलेट है वो आगे जाएगी और उसकी वजह से जो राइफल है वो बैकवर्ड साइड पे पुश होगी. ओके, इट इज़ कॉल्ड द रिकॉइल ऑफ अ राइफल. जो राइफल पीछे जाती है उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ रिकॉइल ऑफ द राइफल. इफ द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द राइफल इज F, then the force exerted on the rifle by the bullet is minus F vector. हम न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हैं, जितना फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में उसका ही उसका रिएक्शन होगा. ओके, एक्शन एंड रिएक्शन आर इन द इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. दैट्स वाई यहाँ बुलेट पे जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर F से. तो जो रिकॉइल फोर्स लगेगा राइफल के ऊपर वो लगेगा बैकवर्ड साइड पे, मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर F से अपोजिट इक्वल अमाउंट की होगी, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो हम राइफल के लिए क्या लिखेंगे कि माइनस F वेक्टर. हियर बोथ दिस फोर्स एक्ट फॉर द सेम टाइम ऑफ इंटरवल डेल्टा t. Before the bullet is fired, both the bullet and fire were steady.
Therefore, the respective momentum PB vector is represent, the momentum is represented by vector P, and here in suffix B क्या है, PB vector मतलब कि बुलेट का मोमेंटम PB vector, and PR vector मतलब राइफल का मोमेंटम. Therefore, the respective momentum of PB vector and PR vector both were 0. इनिशियल कंडीशन में दोनों के जो मोमेंटम है वो मिलके भी कितने होंगे, 0 होंगे. तो हम उसको कैसे लिखेंगे, Therefore, their total initial momentum, मतलब कि जब बुलेट फायर नहीं हुई थी तब राइफल और बुलेट का दोनों का मिला के जो सिस्टम है उसका मोमेंटम था 0. तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे PB वेक्टर प्लस PR वेक्टर इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम from Newton's second law of motion, we know that the change in momentum of bullet, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर डेल्टा टी. तो आपको याद रखना है, कीप इन माइंड, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डेल्टा टी. सिमिलर वे अभी हमने ये बुलेट के बारे में लिखा कि वो उसके मोमेंटम बुलेट की कितने होंगी, एफ वेक्टर डेल्टा टी. सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ राइफल, तो राइफल पे जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम जाएगी, तो मतलब माइनस एफ वेक्टर डेल्टा टी. बुलेट के लिए हुआ वेक्टर एफ डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम राइफल के लिए हुआ माइनस एफ डेल्टा टी. नाउ एज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ईच वन ऑफ इज 0. पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या देखा कि दोनों का इनिशियल मोमेंटम भी था 0, और अभी उसका जो रिस्पेक्टिव फाइनल मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. इनिशियल मोमेंटम हमने P सफिक्स B वेक्टर प्लस P सफिक्स R वेक्टर से रिप्रेजेंट किया. अभी उसका जो फाइनल मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P डैश B वेक्टर एंड P डैश R वेक्टर, P डैश B वेक्टर एंड P डैश R. तो यहाँ पे डैश रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी जो फाइनल मोमेंटम है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा. दैट्स वाई वी राइट दैट PB डैश इज इक्वल टू उसकी मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, PB डैश इज इक्वल टू वेक्टर एफ डेल्टा टी, एंड मतलब कि बुलेट की फाइनल मोमेंटम वेक्टर एफ डेल्टा टी होगी. वैसे ही हम लिखेंगे राइफल के बारे में, तो उसकी जो फाइनल मोमेंटम होगी P डैश R वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ डेल्टा टी, उसकी सिर्फ डायरेक्शन अलग होगी. फ्रॉम इक्वेशन 5.8.4 एंड फ्रॉम 5.8.1 मतलब कि उसकी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम से हम लिख सकते हैं PB डैश प्लस PR डैश इज इक्वल टू 0. डेट्स वाई PB प्लस PR मतलब के बुलेट की फाइनल मोमेंटम का समेसन और उसकी इनिशियल मोमेंटम का समेसन दोनों 0 होंगे. इट विल इंडिकेट द फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस राइफल, मतलब बुलेट प्लस राइफल एक सिस्टम है, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम is equal to initial momentum of system. That's why we can define this as the total momentum of an isolated system remains constant. तो हमने देखा उसकी इनिशियल मोमेंटम जितनी थी उतनी ही उसकी फाइनल मोमेंटम है किसकी, सिस्टम की. That's why we define this as the total momentum of isolated system remains constant. This law is fundamental and universally applied. That's why it is called as the law of conservation of energy and the law of conservation of the charge. ये जो लॉ है वो फंडामेंटली प्रूव्ड है और यूनिवर्सली अप्लाइड है. ओके,
Moreover, it is equally true for the interaction between large body like planets and stars. ये जो फंडामेंटल लॉ है वो ऐसा नहीं है कि स्मॉल बॉडीज़ के लिए ही वैलिड है. इट विल बी ऑल्सो बी ट्रू और वैलिड फॉर द बिग बॉडीज लाइक प्लैनेट एंड स्टार and interaction between also micro particles like electron and protons. yes, micro particle like proton electrons के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना वो planet star के लिए वैलिड है, उतना ही वैलिड है मीडियम बॉडीज के लिए. No phenomenon or process can occur which violates this law. This law is fundamentally valid. It's true. Next, move towards the next topic. The name of this topic is concurrent forces. For understanding of concurrent force, how can we define this concurrent force? What is this concurrent force? If I want to tell you about concurrent force, when two or more forces acting on a body such that the line of action passing through a common point, then it is called as a concurrent force. जब एक बॉडी के बारे में हम बात करेंगे उस पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं और जो फोर्स लग रहे हैं उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन कॉमन पॉइंट से अगर पास होती है तो वैसे फोर्स को हम कॉनकरेंट फोर्स बोलेंगे. Here the definition of concurrent force, the forces of which the line of action pass through the same point, then they are called as a concurrent forces. Then they are called as a concurrent force. The condition in which the resultant or net force of all external force acting on a particles becomes zero. ये कंडीशन में क्या होगी, जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसका जो रिजल्टेंट फोर्स हमको मिलेगा उसका क्या है, इसका जो नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, इट विल बिकम अ ज़ीरो. देन इट इज़ कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन. कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, हम ऐसा कब बोल सकते हैं कि उस पर लगने वाले हर का जो रिजल्टेंट फोर्स हमको मिलेगा वो अगर ज़ीरो होगा, देन वी कैन से दैट दिस बॉडी इज़ इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. Looking from this viewpoint, the steady state and the state of motion with uniform velocity of the body both are in equilibrium state. That's why we can write that for the equilibrium condition, summation of all force, यहाँ पे लिखा है summation of f vector मतलब summation of all force is equal to 0. For clear understanding of this concurrent force, let's take one example. In this figure 5.3 आप देख सकते हो कि एक पार्टिकल्स ब्लू कलर से इंडिकेट किया है. फिगर ए में यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F1 और F2, F1 और F2 दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. और यहाँ पे जो फिगर बी है, यहाँ पे फिगर बी में F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो भी दोनों से इनवर्ट डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं. अगर ये ब्लू बॉडी स्टेडी कंडीशन में है, अगर ये ब्लू बॉडी स्टेडी कंडीशन में है तो हम उसका क्या मतलब निकालेंगे, दिस बॉडी इज रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. मीन्स व्हाट, कि उस पर जो फोर्स लग रहे हैं उसका नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इट विल बिकम अ ज़ीरो. तो इसको हम समझते हैं, इफ only one external force vector F is act on a particle, then its acceleration will be produced in it according to the law vector F is equal to ma. मतलब कि बॉडी पे कोई सिर्फ एक पार्टिकल्स लगेगा तो उसका एक्सीलरेशन हमको मिलेगा. लेकिन जब उस पे दो एक्सटर्नल फोर्सेस वेक्टर F1 और वेक्टर F2 लगेंगे और वो स्टेडी कंडीशन में होगा, देन वी कैन से दैट इट इज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इट इज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट summation of vector F is equal to 0 and
the direction of vector F1 is opposite to the direction of vector F2. F1 is equal to minus vector F2. Then this is the condition of equilibrium, and this particle is remain in one single plane, and the force act on this particle is called as a concurrent forces. यहाँ पे हमने दो फोर्स की बात की, लेकिन अभी सोचते हैं उस पे वो पार्टिकल्स पे नंबर्स ऑफ फोर्स लग रहे हैं। नंबर्स ऑफ फोर्स लगने के बावजूद भी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इफ़ more than two external forces are acting, then for equilibrium condition क्या होगा, द वेक्टर सम मस्ट बी जीरो। जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, जो भी फोर्स लग रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, उसका जो समेशन है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 डॉट डॉट n इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो सारे फोर्सेस का समेशन ज़ीरो होगा। अभी हम बात करेंगे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट फैक्टर की, इम्पोर्टेंट फिनोमिना की, जो है फ्रिक्शन। मोर अबाउट यू नो अबाउट द फ्रिक्शन इन क्लास 9, इन क्लास 10 और इन क्लास 7 you already know the meaning of friction. So we start with the term what is friction. For clear understanding of the friction, first of all let us understand the figure. यहाँ पे जो फिगर है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं, बाद में फ्रिक्शन क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे समझो कि जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है उसको समझो कि वो टेबल है, और जो ब्लू कलर का जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है उसको समझो कि वो डस्टर है। ब्लू कलर का है वो डस्टर है, जो ग्रीन कलर का पोर्शन है वो टेबल है। अगर डस्टर टेबल पे खड़ा है, मतलब कि स्टेडी कंडीशन में है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी है। अभी तब उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, तब उस पर फ्रिक्शन लगेगा नहीं। तब फ्रिक्शन कब पिक्चर में आएगा, फ्रिक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, तो उसको समझेंगे कि अगर मैं डस्टर को मूव करवाने के लिए कुछ पुश डाउन, पुशिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ। यहाँ एरो दिखाया गया है रेड कलर का, ऊपर लिखा है पुशिंग फोर्स। मीन्स व्हाट, कि डस्टर पे एक्सटर्नल फोर्स अभी लग रहा है। जैसे ही डस्टर पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन फिनोमिना क्या करेगा, डस्टर को जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मोशन होने से अपोज करेगा, तब ये फ्रिक्शन एक्चुअल में पिक्चर में आएगा। तो जब भी मैं एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ पे डस्टर पे लगाऊंगा तब उसकी मोशन होनी स्टार्ट होगी। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, जो मोशन हो रही है उसकी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे इट इज़ अ फ्रिक्शन। दैट्स वाई वी कैन से दैट व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी slide or tends to slide on a surface on which it is resting, a resting force opposing to the motion is produced at the contact surface. This resisting force is called as a friction or a friction force. तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट की मोशन स्टार्ट होगी तो ऑब्जेक्ट की मोशन को जो अपोजिट करने वाला फोर्स कहाँ जनरेट होगा, अपोजिट करने वाला फोर्स जनरेट होगा जहाँ पे वो कांटेक्ट सरफेस पे जनरेट होगा, जहाँ पे वो स्टेडी कंडीशन में जहाँ पे वो रुका हुआ है उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट सरफेस है वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। दिस resisting force is called as a friction or a friction force. Now, which one term is used in a friction, it is a limiting friction. It is a limiting friction. Limiting friction किसको बोलेंगे? The maximum friction force that can be developed at a contact surface
when body is just on the point of moving is called limiting force of friction. मतलब क्या, जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे जनरेट होगा, वो कॉन्टैक्ट सरफेस पे जनरेट होगा. कॉन्टैक्ट सरफेस पे जनरेट होने वाले मैक्सिमम अपोजिट फोर्स के जो मोशन को अपोज करेगा उसको हम बोलेंगे, वो पॉइंट पे कॉमन सरफेस पे जहाँ पे सिचुएटेड है वो पॉइंट पे जनरेट होगा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. अगेन आई रिपीट, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी डेवलप एट द कॉन्टैक्ट सरफेस व्हेन द बॉडी इज जस्ट इन अ पॉइंट ऑफ मूविंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. अभी यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ हमको जो फ्रिक्शन के जो अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में लगने वाले, उसको समझने भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इसके बेस पे ही जो फ्रिक्शन के एग्जांपल होंगे वो सॉल्व होंगे. तो यहाँ पे हम समझते हैं, चैप्टर नंबर 4 में भी आपने समझे हैं, फिर से एक बार क्विकली उसको मैं रिवाइज कराऊंगा. यहाँ पे समझो एक ब्लॉक कोई सरफेस पे रखा है, जो ब्लॉक है उसका जो वेट है mg. वेट ऑलवेज कहाँ पे लगेगा, वेट mg इज ऑलवेज एक्ट in downward direction. weight mg is always act in downward direction. उसके अपोजिट वेट का नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा. नॉर्मल रिएक्शन को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे. नॉर्मल रिएक्शन इज एक्ट अपोजिट टू द वेट, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. अभी थर्ड, जैसे ही हम उसको फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन है समझो लेफ्ट साइड टू राइट साइड. यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट टू राइट लग रहा है, तो उसके अपोजिट जो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होगा कॉन्टैक्ट सरफेस पे, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन के कंपोनेंट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट mg लगेगा, उसके अपोजिट उसका नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है. राइट साइड डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, उस डायरेक्शन में डस्टर या ब्लॉक का जो भी होगा उसका मूवमेंट होगा, और उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन पे जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जो मूवमेंट और मोशन को अपोज करेगा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. जो अभी हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात की. द नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आर मेनली डिवाइड इन two types. First one is a static friction and second one is a dynamic friction. According to its name, what is static friction? Friction experienced by a body when it is at rest is called as a static friction. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में होगा, ओके, तब उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट है, फ्रिक्शन जो है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. अभी यहाँ पे फर्स्ट जो फिगर है, यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है, ये फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर नहीं रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की कोई भी मोशन नहीं है, मतलब कि वो स्टेडी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में है, ओके. तो वो कंडीशन में जो बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, ओके. फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट इट इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक कंडीशन. तो जब भी कोई मोशन नहीं होगी, वो स्टेडी कंडीशन में होगा, तब उस पर जो फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. सेकेंड वन, डायनेमिक फ्रिक्शन. अकॉर्डिंग टू इट्स नेम वी कैन से दैट it is opposite to the static friction. Friction experienced by a body when it is in motion. पहले स्टैटिक में फ्रिक्शन में क्या था, जब बॉडी इज इन एट रेस्ट कंडीशन था. अभी डायनेमिक फ्रिक्शन में बॉडी इट इज सिचुएटेड इन मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक फ्रिक्शन.
डायनेमिक फ्रिक्शन के दो टाइप्स आप बोल सकते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन में. फर्स्ट वन इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सेकंड वन इज अ रोलिंग फ्रिक्शन. अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, sliding friction means what? Friction experienced by a body when it is slides over another body. When it is slides over another body, then it is called as a sliding friction. कि जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है तब जो उसमें फ्रिक्शन एक्सपीरियंस होगा उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे. यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो स्लाइडिंग फ्रिक्शन. यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, उस पर यहाँ पे ब्लैक कलर का एरो है, उसमें मतलब कि उसमें फोर्स लग रहा है, वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड मूव कर रहा है. लेकिन उसमें जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर फोर्स अपना लगाएगा. उसको ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है. तो उस फ्रिक्शन फोर्स को स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम बोलेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज अ रोलिंग फ्रिक्शन. सिमिलर टू इट्स नेम, how can we define this rolling friction? The friction experienced by a body when it is rolls over another body, it is called as a rolling friction. जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल हो रही है उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन वो एक्सपीरियंस करेगा वो है आपका रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे फिगर में इंडिकेट कर या दिखाया गया है. यहाँ पे समझो एक कुछ रोलर टाइप का सर्कुलर शेप दिखाया गया है. रेड कलर के एरो से जो फोर्स लग रहा है उसके कारण वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड मूव कर रहा है, तो उसको अपोजिट रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट होगा इन द साइड्स इन द डायरेक्शन ऑफ राइट टू लेफ्ट. इट इज़ कॉल्ड एज अ रोलिंग फ्रिक्शन. Next topic in the portion of friction, it is the angle of friction. What is angle of friction? The angle between the normal reaction A and the resultant force R is called as the angle of friction. जो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में एंगल जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ friction. It is also called as limiting angle of friction. It is also called as limiting angle of friction. तो यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन फिगर में आप देखो, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसका वेट के अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में है. नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ए से इंडिकेट कर रहा है, और जो रिजल्टेंट फोर्स है ओके एल के डायरेक्शन में, एल की जो डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ए जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है. नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में यहाँ पे एंगल थीटा गया है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन. आइदर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन. Now very most important terminology of physics in the portion of friction. First one, coefficient of friction. अभी हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसे कहेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कुछ इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F टू द नॉर्मल रिएक्शन N इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो वो क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, सिंबल म्यू. दैट्स व्हाई वी कैन राइट दैट म्यू इज इक्वल टू F upon N. That's why mu is equal to F upon N, where F is a friction force and N is a normal reaction. Next point is angle of repose. Angle of repose किसे बोलेंगे? With increase in the angle of inclined surface, the maximum angle at which the body is start sliding down is called एंगल ऑफ फ्रिक्शन. मतलब कि एंगल ऑफ
रिपोज किसे बोलेंगे? सपोज यहाँ पे फिगर में इंडिकेट किया गया है। सपोज पहले ये समझो कि जो ये बॉक्स था ये प्लेन सरफेस पे जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया वहाँ पे वो सिचुएटेड था। इसको मूवमेंट कराने के लिए मुझे यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स F मैं अगर अप्लाई करूँगा तो ही वो मूव करेगा। अभी इस प्लेन को मैं इंक्लाइन पर प्लेन ऐसे करता जा रहा हूँ, उसका जो इंक्लाइन एंगल है उसको मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक एंगल फाई, एंगल ऑफ रिपोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। एक एंगल फाई जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, एक एंगल फाई ऐसा आएगा कि उतने इंक्लाइन एंगल पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करने खुद लगेगा, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो जैसे जैसे हम इंक्लाइन एंगल, इंक्लाइन प्लेन बढ़ाते जाएंगे तो एक कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ब्लॉक है वो खुद ब खुद स्लाइड करने लगेगा, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। नाउ नेक्स्ट इज अ लॉज ऑफ फ्रिक्शन फॉर स्टैटिक कंडीशन। अभी फ्रिक्शन के बारे में हम ने जानते हैं, दो कंडीशन है। फर्स्ट वन इज अ स्टैटिक, सेकंड वन इज अ डायनेमिक्स। स्टैटिक मीन्स व्हाट? द बॉडी इज रेस्ट इन अ स्टेडी कंडीशन। तो वो कंडीशन में जो फ्रिक्शन के अलग अलग लॉज अप्लाई होंगे, जो हमको ये ध्यान में रखने वाली बाबत है कि कौन से फोर्स स्टेडी कंडीशन में किस तरह से लगेंगे, उसके कुछ प्री डिफाइंड लॉज है, तो वो हम समझते हैं। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन विच फर्स्ट the friction force is always act in the direction opposite to that in which the body tends to move। मतलब कि जहाँ पे फोर्स लगेगा और बॉडी मूव करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। सेकंड वन, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, फ्रिक्शन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो कितनी होगी? इट इज़ इक्वल्स टू द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, एक्सटर्नल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसकी उतनी ही मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन फोर्स की भी होगी। थर्ड वन, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन N इज अ कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। That's why mu is equal to F upon N. Fourth point, the friction force does not depends upon the area of contact between the two surface. This is important. जो friction force लगेगा वो दो contact surface के area पे डिपेंड नहीं करेगा। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। तो जितना एरिया है वो फ्रिक्शन के रिगार्डिंग वो मैटर नहीं करेगा। और लास्ट पॉइंट, इन द लॉ ऑफ फ्रिक्शन अबाउट स्टैटिक, द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ द सरफेस। इट इज डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। तो जितनी रफ सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितनी स्मूथ सरफेस होगी उतना, जितनी पॉलिश सरफेस होगी उतना फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। सो इट विल बी डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट, लॉज ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ डायनेमिक्स, in which first one, the friction force always act in the direction opposite that in which body is moving, similar to the static one। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में फ्रिक्शन फोर्स जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सेकंड, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F एंड नॉर्मल रिएक्शन N is constant and it is known as coefficient of friction mu। Third, for moderate speed the friction force remain constant
बट इट डिक्रीज स्लाइटली विथ इंक्रीज इन द स्पीड। तो मॉडरेट स्पीड जब भी होगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ेगी तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, अभी हमने बात की फ्रिक्शन के बारे में फॉर स्टैटिक कंडीशन, फॉर डायनेमिक कंडीशन। अभी उसके बेस पे हम एक एग्जांपल स्टडी करेंगे, तो आपको फ्रिक्शन के बारे में जो फंडामेंटल थिंग, जो कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्या है क्वेश्चन? अ पुल ऑफ 50 न्यूटन इंक्लाइन एट 30 डिग्री to the horizontal is necessary to move a wooden block on a horizontal table. If the coefficient of friction is 0.20, find out the weight of wooden block. तो यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, उस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स P यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो फोर्स पुल हो रहा है इसलिए P से रिप्रेजेंट किया। पुल यहाँ पे P इज इक्वल टू है 50। दूसरा गिवन डेटा क्या दिया हुआ है? एक एंगल दिया हुआ है। एंगल कितने एंगल पे लग रहा है? वो 30 डिग्रीज पे लग रहा है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू की वैल्यू दी गई है 0.20। तो उसके बेस पे हमको जो वुडन ब्लॉक है उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो चलो अभी सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे देखो पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे वुडन ब्लॉक के सरफेस से पैरेलल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, फर्स्ट इज ये डायरेक्शन लग रहा है F cos 30 मतलब 50 cos 30, और दूसरा जो उसका जो फ्रिक्शन फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे फिगर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे वुडन ब्लॉक दिखाया गया है, उसका जो वेट का कंपोनेंट है, वेट का कंपोनेंट डाउनवर्ड लग रहा है, उसके अपोजिट को उसका नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा। यहाँ पे फोर्स लग रहा है राइट साइड पे, उसके अपोजिट उसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, F से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे जो पुल किया है वो कितना है? पुल यहाँ पे 50 cos 30, उसके इज इक्वल टू F मतलब फ्रिक्शन फोर्स F। तो वी कैन राइट डेट लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो F, राइट हैंड साइड पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो F P cos 30 मतलब 50 cos 30। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो F का वैल्यू मिलेगा F इज इक्वल टू 43.30 न्यूटन। अभी हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको मिला है, F हमको मिल गया है, तो उसके बेस पे हमको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगी। वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू F बाई N। म्यू की वैल्यू है 0.20, F की वैल्यू यहाँ पे है 43.30 डिवाइड बाई N। तो उसके बेस पे हमको N की वैल्यू मिल जाएगी। N की वैल्यू मिली 216.5। अभी हमको ये एग्जांपल में जो वुडन ब्लॉक है उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेन में जितने भी फोर्स है उसको रिसॉल्व किए। अभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने फोर्स है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे N है, और दूसरा जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड में लग रहा है 50 sin 30। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं वो एक है N और दूसरा है 50 sin 30। तो N प्लस 50 sin 30 इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वेट W। तो N 50 sin 30 इज इक्वल टू W। तो यहाँ पे N की वैल्यू है 216.5, 50 sin 30 की वैल्यू है 25 इज इक्वल टू W। तो उसके बेस पे जो वुडन ब्लॉक है उसका वेट हमें मिल जाएगा, वो मिलेगा W इज इक्वल टू 241.5 न्यूटन। तो ऐसे कोई भी फ्रिक्शन के एग्जाम्पल हो तो आप फोर्स को पैरेलल परपेंडिकुलर फोर्स के जितने कंपोनेंट है उसको सॉल्व करके आप आंसर सकते हो।
तो अभी हमने आज जो सेकंड लेक्चर में जो जितनी भी बात डिस्कस की उसके जो की पॉइंट है, ओके, वो उसकी बात अभी कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं उसको। तो फर्स्ट हमने बात की लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो उसके बारे में जो की पॉइंट है वो क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ एंड इट इज रिटन एज, तो वो कंजर्वेशन का लॉ क्या है, इट इज रिटन एज द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। तो कोई भी सिस्टम होगा उसका जो पूरा मोमेंटम होगा, इनिशियल लॉ या उसका फाइनल मोमेंटम लॉ, वो कांस्टेंट ही रहेगा। सेकंड पॉइंट, हमने कॉन्करेंट फोर्स के बारे में बात की। तो कॉन्करेंट फोर्स मीन्स व्हाट, द कॉन्करेंट दोज फोर्स ऑफ विच द लाइन ऑफ एक्शन इज पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो जो भी फोर्स लगेगा उसकी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक पॉइंट से अगर पास होती है तो उसको हम कॉन्करेंट फोर्स बोलेंगे। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस सच फोर्स, वो कितनी होगी, समय और जितने भी फोर्स लगेंगे उसका समेशन ऑफ वेक्टर एफ मस्ट बी वो 0 होगा। अगर 2 लग रहे, 3 लग रहे, 4 लग रहे, अप टू एन जितने भी फोर्स लगेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो 0 होने ही चाहिए और 0 ही होंगे। मोर ओवर द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑल्सो शुड बी 0। तो उसके जो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, फोर्स के एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको लिखा है यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड मस्ट बी इक्वल टू 0। और लास्ट पॉइंट फ्रिक्शन के रिगार्डिंग, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस due to the contact force between the surface in contact. It opposes the impending or the real relative motion। तो वो relative motion को always opposite करेगा। Static friction के लिए हम लिख सकते हैं Fs और Fs maximum static friction, उसका इक्वेशन क्या होगा, μs इंटू n। तो यह इक्वेशन एग्जाम्पल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। Fs और Fs maximum यू कैन राइट डेट μs इंटू एन। म्यूएस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इंटू एन। वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम क्या लिखेंगे, एफ के इज फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, वेयर एफ म्यू एस इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई होप ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आज मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। जो भी रिमेनिंग पॉइंट है चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के, वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।